हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 3.1। तो इसमें वो कहता है कि फाइंड आउट द नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट्स। ठीक है, यानी कि आपने मुझे नोड जितने भी हैं सर्किट के अंदर उनके वोल्टेजेस फाइंड आउट करके देने हैं, और दूसरा जो ब्रांचेस मतलब वायर्स में करंट्स मेंशन है वो आपने कैलकुलेट करके देनी है। बच्चों जो इसका एग्जांपल का क्वेश्चन था उसमें बताया गया था गिवन द सर्किट इन फिगर, यानी कि फिगर का नंबर दिया गया था जो कि ऊपर आपके बुक के अंदर ना जो आपकी एग्जांपल है ना उससे थोड़ा ऊपर करके ये ड्रा है, यानी कि शायद प्रीवियस 2 स्लाइड्स में कहीं पे ड्रा है, तो मैंने वहाँ से इसको ड्रा किया है। और दूसरा जो जो उसने पैरामीटर्स यानी कि वैल्यूज़ दी हुई थी, आई ए की वैल्यू, आई बी की वैल्यू, आर वन की, आर टू की और आर थ्री की वैल्यू उसने मुझे दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, तो वो सारी मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, और बाकी सर्किट एज इट एज है। तो सबसे पहले हम बच्चों नोड आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखें क्वेश्चन हल हुआ है, ये इस वजह से क्योंकि ये मैं क्वेश्चन की पहले वीडियो बना चुका हुआ था, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा ना कैलकुलेटर को समझने में इशू आ गया, क्योंकि अब डिफरेंट कलर के कैलकुलेटर्स आ चुके हुए हैं। ये थोड़ा डिफरेंट कलर का था, डिफरेंट कलर मीन्स डिफरेंट फंक्शंस वाला था, इसका डिफरेंट एक करेक्टरिस्टिक्स थी, तो मैं समझ नहीं था उस वक्त पाया। तो मैंने सोचा वीडियो का सेकंड पार्ट बना लेंगे, लेकिन क्या हुआ जी वो प्रीवियस पार्ट ही डिलीट हो गया। तो मैंने सोचा चलो यार कोई मसला नहीं है, आपके लिए दोबारा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपकी इंट्रो का वीडियो है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बच्चों के केसीएल क्या चीज़ होता है, आपने इसी से समझना। हर एक एग्जांपल में आपको बस ये इंट्रो दे दूंगा कि उस एग्जांपल से जाके समझ लो क्या क्या चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाई किया बच्चों। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा वायर्स आके मिलती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर जहाँ पे अटैच होती है। तो देखो ये आपने इसमें ये भी करना है कि इसमें आपने बाइनरी नोड को नहीं कंसिडर करना, कभी भी आपने हायर नोड को हमेशा कंसिडर करना है इन क्वेश्चंस में, और हायर प्लस सरफेस नोड। ठीक है बच्चों, नोडल एनालिसिस को अगर इजीली रखना चाहते हो, मतलब कि इजी समझना चाहते हो, तो हमेशा आपने सिर्फ हायर और सरफेस नोड को कंसीडर करना है। बाइनरी को करोगे यानी कि जहां पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है तो फंस जाओगे यार, वहां पे मार खा जाओगे। सिर्फ हायर और सरफेस नोड को कंसीडर करना। ये अब एक हायर नोड है क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस करंट सोर्स की, 2 इस रजिस्टर्स की। अब देखो ये भी एक नोड बन गया है। पहले तो ये सरफेस नोड बन जाता होता था क्योंकि पूरी सरफेस के अंदर क्या होता था, कोई रजिस्टर एग्जिट, मतलब कोई भी सोर्स यानी रजिस्टर या करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स नहीं था होता, तो वो पूरा एक ही नोड होता था, सरफेस नोड जिसे हम कह देते थे। लेकिन ये क्या है जी, अब इनके सेंटर में एक रजिस्टर एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से एक दूसरा नोड भी हमारे पास बन गया, जिसे नोड 2 का मैंने नाम देके V2 वोल्टेज मेंशन कर दिया। ठीक है, ये नाम मैंने खुद से दिए हैं, V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो देखो ये नोड कैसे बना, एक करंट सोर्स की वायर अटैच है और 2 इन रजिस्टर्स की। और उसके बाद ये तीसरा नीचे एक पूरा सरफेस नोड है क्योंकि इसके सेंटर में देखो कोई रजिस्टर या सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हमने न्यूट्रल किया क्योंकि न्यूट्रल करना ज़रूरी होता है। अब आ जाए नीचे। तो बच्चों सबसे पहला काम होगा हम केसीएल, क्योंकि नोडल एनालिसिस चलेगा आपका केसीएल की मदद से, किरचॉफ करंट लॉ की मदद से, और उसके बाद जो लूप एनालिसिस आएगा वो हमारा चलेगा केवीएल की मदद से। ठीक है, तो लिहाजा अभी हम बात करेंगे केसीएल पे, किरचॉफ करंट लॉ पे। तो मैंने क्या किया, नोड 1 के ऊपर अप्लाई कर दिया केसीएल, अप्लाई केसीएल एट नोड 1, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। हमने नोड केसीएल का मतलब होता है यानी कि द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, आपको इतना तो पता ही है। इस साइड पे मैंने एंटरिंग करंट्स लिखी हुई हैं बच्चों, इस साइड पे मैंने लिविंग करंट्स लिखी हुई हैं। जब हमारे पास किसी मतलब वायर की करंट डिफाइन नहीं होती, मतलब हमें मालूम नहीं होती, तो हम उसे लिविंग करंट बना के फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ओहम्स लॉ का, यानी कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, यानी जो होता है वी इज इक्वल टू आई आर, उसी से बनता है करंट का फार्मूला वी ओवर आर। तो देखें मैंने इस नोड के घेरे में जितनी वायर आ रही हैं सारी कवर की हैं। सबसे पहले इस वायर की बात की मैंने, ये एक बच्चों देखो एंटरिंग करंट है, ये हमारे नोड की जानिब एंटर कर रही है, दाखिल कर रही है, तो लिहाजा एंटरिंग करंट हमने किस साइड पे लिखा है, राइट हैंड साइड पे। तो मैंने यहाँ पे 1 मिली उसकी वैल्यू पॉजिटिव में लिख दी। फिर मैंने इस वायर की करंट लिखनी थी। अब मुझे इस करंट की, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है I1, मुझे उसका वैल्यू नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू नहीं लिखनी, इसका मतलब मुझे उसकी इक्वेशन लिखनी होगी V ओवर R की फॉर्म में। तो हमारी करंट निकली बच्चों। हमने फिर खुद से जो तजर्बा लगाते हैं ना अपना दिमागी, जो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम्स में बताया हुआ है, लास्ट लर्निंग असेसमेंट्स में अपने चैप्टर 2 की, वही यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। देखो क्या होगा जी, हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे बच्चों, जहाँ पे जिस वायर की करंट पता ना हुई, कि हमने अपने जो नोड होगा ना वहाँ से एक करंट को लीव करवाएंगे ब्रेन में, मतलब कि ब्रेन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से करंट को निकाला, तो जहाँ से हमारी करंट लीव कर रही है पहले वो वाले वोल्टेज आएंगे V1 माइनस, आगे वो वाले वोल्टेज आएंगे जहाँ करंट जाके एंटर करेगी। तो करंट देखे इसमें से इस तरह से चलती चलती जाके न्यूट्रल में एंटर हो जाती है, तो V1 माइनस 0 आ गया, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में आ गए, तो V1 माइनस 0 ओवर 12 के। तो देखो फार्मूला वही आ गया, I इज इक्वल टू V ओवर R, यानी कि ये करंट ही है हमारी। अब आगे आ जो इसकी लास्ट वायर प्लस,
अब बच्चों मुझे इस वायर के अंदर भी जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे भी वही काम किया। देखा मैंने यहाँ से करंट को निकाला, मतलब कि इस यहाँ से लीव करवाया, तो लीविंग करंट हम इस साइड पे लिख रहे हैं सारी। तो ये V1 में से करंट निकली, लिहाजा आ गया V1 माइनस, फिर आगे ये जाके करंट दाखिल हुई V2 में, तो लिहाजा आ गया V1 माइनस V2, और जितने रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो बटे में आ गए 6K। अब इसके हमने एलसीएम से ज़रब दे दी, इसका एलसीएम बनता था 12K इस इक्वेशन का, ताकि इसका बटा खत्म हो जाए। यहाँ पे जब 12 के ज़रब हुआ तो ये देखो 12 से कैंसिल और सिर्फ V1 आ गया। यहाँ पे जब 12 के ज़रब हुआ तो 6 1s आर 6 2s आर 12, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2V1 माइनस 2V2 आ गया इज इक्वल टू 1 मिली के साथ जब बच्चों 12 के ज़रब हुआ किलो और मिली कैंसिल हो गया और यहाँ पे 12 आ गया। अब यहाँ से देखें मैंने, मेरे पास बन गया 3V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने अप्लाई किया बच्चों KCL अपने नोड 2 पे, तो देखिए नोड 2 पे अब हम KCL अप्लाई करने लगे हैं। तो इस केस में भी हमने हर एक वायर की क्या लिखनी है, करंट लिखनी है। तो पहले मैंने बच्चों पता क्या किया, मैंने पहले इस वायर की करंट लिखी है, मैं इस साइड से स्टार्ट कर रहा था। तो अब बात हो रही है V2 की, अब हमें इस वायर की करंट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे V2 में से करंट को लीव करवाएंगे। तो ये लिविंग करंट इस साइड पे हमने लिखनी है, देखो V2 माइनस, अब ये करंट हमारी इस तरह से चलती चलती जाके V1 में दाखिल होगी, लिहाजा आ जाएगा V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में यानी कि 6K बटे में आ गया 6K। ये इस तरह से बच्चों काम होता है। उसके बाद मैंने इस वायर की बात की, तो ये भी एक लिविंग करंट है बच्चों, देखो 4 मिली एम्पेयर। तो लिविंग करंट को हमने इधर लिखना था प्लस 4 मिली, तो देखो बाद में उसने उधर ही चला जाना था। मैंने बोला था वहां इस वक्त, यानी जब ये मैं स्टेप कर रहा था कि प्लस 4 मिली मैंने इधर लिखना है बच्चों, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप अभी कर रहा हूँ, यानी कि जो प्लस 4 मिली है उसको उठा के पहले उधर ले जा रहा हूँ। इधर प्लस था उधर जाके माइनस 4 मिली हो गया, क्योंकि लिविंग करंट हमने इधर लिखनी है, एंटरिंग इस साइड पे लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये भी डन हो गई। और ये लास्ट कैसे आई ये भी बताता हूँ। देखो ये लास्ट वायर रह गई थी हमारी, हमने यहाँ से करंट को लीव करवाया, क्योंकि हमें इसका भी करंट का नहीं पता। तो ये करंट V2 में से निकली, तो लिहाजा आ गया V2 माइनस, आगे जाके ये न्यूट्रल में एंटर करिए, क्योंकि नीचे पूरा सरफेस नोड है, हर एक पॉइंट पे न्यूट्रल है। तो लिहाजा V2 माइनस 0, और जितने रेजिस्टेंस रास्ते में आई ओवर 6K, इसका एलसीएम देखो 6K आ रहा है, तो मैंने 6K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दिया, इसका बटा कैंसिल हो गया, V2 माइनस V1 आ गया और ये V2 आ गया। और इस साइड पे जब 6K ज़रब हुआ तो K मिली कैंसिल हो गया, 6 4 बार 24 होता, तो ये आ गया माइनस 24। इससे हमारे पास, अब मैंने बच्चों यहाँ पे बताया कि हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रख के हल करना होता है थ्रू कैलकुलेटर, हमें इसको ना इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ता, वो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो लिहाजा मैंने बोला कि आपने इक्वेशन का वही सिनेरियो रखना है जो पहले आपने रखा हुआ है, यानी कि पहले V1 फिर V2 वाला नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो माइनस V1 पहले लिख लिया, फिर ये V2 वाला नंबर लिखा, फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा। अब मैं इनको लिखूंगा इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि पता चल जाए अपने चेकर को, यानी कि यूजर जो हमारा चेक कर रहा है हमारा पेपर, उसको ये चीज़ पता चल जाए कि बच्चा मैट्रिक्स फॉर्म के थ्रू अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहा है। तो देखो बच्चों ये कैसे सॉल्व होती हैं, हमने क्या किया कि जो सबसे पहले ना ये जो इक्वेशन के साथ कांस्टेंट लिखे हुए हैं उनको पहले लिख लिया। देखो 3 -2 ऊपर आ गया, इसी तरह से -1 है V1 के साथ, तो -1 यहाँ पे, फिर 2 है हमारा। फिर जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको आपने कॉलम वाइज लिखना है, ठीक है। इक्वेशन को एज इट एज लिखना है उनके कांस्टेंट्स को, और जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनको कॉलम की फॉर्म में लिखना है। तो देखो वेरिएबल था, सिर्फ 2 वेरिएबल थे V1 और V2, मैंने उनको कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, पहले V1 फिर V2 इज इक्वल टू जो कांस्टेंट आपके दूसरी साइड पे लिखे हुए हैं, ये देखो 12 और ये -24। कांस्टेंट लिखना ईजी है, बस ये वेरिएबल समझ लो कि इनको कॉलम वाइज लिखना है। अब बच्चों असल में इस साइड पे तो वेरिएबल है, मुझे चाहिए असल में इनकी वैल्यूज, तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स उधर जाके डिवाइड हो जाना था, लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में कभी डिवीजन में बटे में नहीं वैल्यू लिखते, हम मैट्रिक्स को इन्वर्स कर देते होते हैं। मतलब कि मैट्रिक्स बटे में होता है ना, मतलब कि देखो अगर हमारा x इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू b है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा ना बच्चों, देखो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स b कैसे आया, देखो हुआ असल में ये कि b के बटे में चला गया a, तो a की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके हो गई a इनवर्स, यानी कि -1 हो गई। तो ये असल यहाँ पे भी काम हो रहा होता है, लेकिन मैट्रिक्स को नीचे लिखना ना असल में ठीक नहीं लगता, इस वजह से एक रूल बनाया गया था कि इसकी आपने पावर ही डायरेक्ट -1 लिख देनी है। अब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, यानी एग्जैक्ट इनकी ना कॉलम की फॉर्म में बच्चों वैल्यूज आने वाली हैं। इस तरह से कॉलम आएगा मेरे पास एक, उसी के यानी कि V1 के सामने उसकी वैल्यू, V2 के सामने उसकी वैल्यू, ये चक्कर होगा। अब देखें कैलकुलेटर का क्या चक्कर है, कैसे इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे। असल में मेरे कैलकुलेटर का उस वक्त ये मसला आ रहा था, मेरे ऑन के बटन से ना मैट्रिक्स का मोड ऑफ हो जाता था, यानी जैसे आप रीसेट करते हो ना क्लियर करके, मेरा एग्जैक्ट वैसे ही रीसेट हो रहा है ऑन दबाने से। ये कैलकुलेटर का कोई न्यू फीचर आया, ये मैंने आज ही न्यू परचेज किया, क्योंकि मेरा प्रीवियस जो है वो गुम हो गया। तो लिहाजा वैसे भी एक इंजीनियर का हथियार ही अपना कैलकुलेटर है, तो इसको तो पास रखना चाहिए।
तो मेरा एस काम करता है, यानी कि एसी जिसको ऑफ करते हैं ना, तो मेरा उससे वो काम चलता है। तो देखो बच्चों, आपने करना क्या है, आप सारे एसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। आप ना मेरे कंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस जो हैं। तो आपने मोड पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 6वें नंबर पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, 6 दबा दो, मैट्रिक्स में चले गए। पहले आप एक मैट्रिक्स ए में वैल्यूज पुट करोगे, फिर दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू मैट्रिक्स बी में, क्योंकि ये 2 मैट्रिक्स है। ये ऐसे ही है बच्चों, ये इसी फार्मूले में, ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो हमने पहले मैट्रिक्स ए में वैल्यूज पुट करनी है। तो आप 1 दबा दो, ये आ गया मैट्रिक्स ए। अब इसका ऑर्डर क्या है, देखो 2 रोज और 2 कॉलम, यानी 2 बाई 2 का है। तो ये देखो 5वें नंबर पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आपने 5 दबाना तो वो वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये देखो वही मैट्रिक्स बन के आ गया। अब आपने ना इनके नंबर 1 बाय 1 इसमें पुट करना है, पहले 3 है, फिर -2, फिर -1, फिर 2। ये देखो मैं दबाऊंगा पहले 3, ये 3 मैंने दबाया, इज इक्वल टू करूंगा, वहां पे पुट हो जाएगा। फिर -2 मैंने कुछ नहीं किया, मतलब वो ऑटोमेटिकली आगे भी चला गया। -2 दबाया तो ये -2 उसमें पुट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 सारी वैल्यूज उसमें पुट कर देनी है, फिर 1 -1, फिर लास्ट वाला 2। देखो मैं बस इज इक्वल टू कर रहा था, पूरा मैट्रिक्स पुट हो गया। अब आपने एसी दबा देना है, ठीक है, मैट्रिक्स आपका सेव हो गया। तो बच्चों फिर आपने पता क्या करना है, फिर से आपने मोड दबाना है, और अब दूसरा मैट्रिक्स इंसर्ट करने के लिए, यानी कि इसके अंदर पुट करने के लिए आपने फिर से मैट्रिक्स मोड में जाना 6 की वजह से। लेकिन अब आपने मैट्रिक्स ए का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप मैट्रिक्स ए में ही अपना मतलब दूसरा मैट्रिक्स भी पुट करोगे तो पता क्या होगा, प्रीवियस वाले मैट्रिक्स की वैल्यूज रेज हो जाएंगी, आपका काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। आपने दूसरे वाला मैट्रिक्स लेना है, आपने दबाना 2, अब मैट्रिक्स बी आपने लेना है। तो देखो जो आपके मैट्रिक्स बी है, यानी कि ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसका क्या ऑर्डर है, 2 रोज हैं, ये रो इस फॉर्म में होती है और कॉलम इस तरह से होते हैं वर्टिकल। तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर हैं और वर्टिकल ये एक ही नंबर बन जाता है, यानी कि इसमें 2 रोज हैं, एक कॉलम है। तो 2 बाय 1 का ऑर्डर बनता है। देखो 2 बाय 1 है 6वें नंबर पे, तो हम यहाँ पे 6 दबा देंगे। ये देखें वही ऑर्डर बन के आ गया मैट्रिक्स का। तो पहला नंबर है 12, दूसरा है -24, तो मैं पहले 12 दबाऊंगा इज इक्वल टू, फिर -24 दबाऊंगा इज इक्वल टू। ये आपने पुट करने के बाद AC दबा देना है। ये आपकी बच्चों इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इसमें सारे मैं आपको बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, इसके बाद नहीं बताऊंगा। इसके बाद जो चीज़ नहीं आएगी उसके बारे में बताऊंगा। अब देखें आपने मतलब कैसे उनको, मतलब कि ये आपने हल कैसे करना है। ये देखें आपने दबाना है शिफ्ट, और उसके बाद ये 4 के ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आपने 4 के ऊपर क्लिक करना है, ये आ जाएंगे सारे मैट्रिक्स। आप ले लो अपना पहले ए मैट्रिक्स, हमारा ए मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है ना, तो इसको ले लो, 3 दबा के ए मैट्रिक्स ले लो, ये आ गया आपका ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स की पावर -1 है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पावर हम कैसे इसकी बनाएंगे, देखो ये x की पावर -1 होती है, इसका मतलब आप इस पर क्लिक करोगे उसकी पावर -1 बन जाएगी। और -1 करने के बाद देखो इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स बी, जो हमने मैट्रिक्स बी में इसकी वैल्यूज पुट किया। तो लिहाजा फिर से शिफ्ट दबाओ और मैट्रिक्स में चले जाओ 4 दबा के, ये आगे मैट्रिक्स। अब इनमें से नंबर 4 वाला यानी कि मैट्रिक्स बी ले लो 4 दबा के, तो ये आपके दोनों मैट्रिक्स आ गए। इज इक्वल टू करोगे आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो -6 और -15 आपका आंसर है, -6 -15। बच्चों काफ़ी थक गया हूँ मैं आज, फिर भी थोड़ा काम करो रात के वक्त बैठ के आपके लिए। तो यार लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट तो बनता है, और सपोर्ट के लिए अपने फ्रेंड्स को यार शेयर करो हमारा चैनल। तो ये देखो ये आपके पास V1 और V2 यानी कि नोड वोल्टेजेस तो डन हो गया। दूसरी चीज़ रह गई है ब्रांच करंट्स, तो वो निकालना कोई इतना लंबा काम नहीं है। देखो ज़रा I1 पहले निकालते हैं। देखो I1 जो करंट है बच्चों, I1 कहाँ से निकल रही है, I1 अपनी करंट निकली है V1 में से, तो बस आपने उसी तरह से इक्वेशन लिखना है। देखो I1 निकली V1 में से, तो लिहाजा आ गया V1 माइनस, ये एक लिविंग करंट है ना, जैसे हमने नोड की मतलब इक्वेशंस में लिखा वैसे ही चक्कर चलेगा। देखो एंटर आगे कहाँ पे जाके दाखिल हुई 0 में, तो लिहाजा आ जाएगा V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में उसे देखने को मिली कितनी आई, 12 किलो ओम। तो ये आपके पास इसका फार्मूला बन गया। V1 की क्या वैल्यू है -6, तो ये आ जाएगा बटे में 12 के, तो ये आपके पास आ जाएगी -1/2 यानी कि 0.5, 1/2 इतना बनता है, हाँ 0.5 मिली एम्पेयर बच्चों आ गई है, ठीक है, माइनस में। अब हम बात करते हैं I2 की, क्योंकि ये भी एक ब्रांच करंट है, लेकिन इसका थोड़ा फार्मूला आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये कहाँ से निकल रही है बच्चों, V1 में से, और एंटर कहाँ पे कर रही है, V2 में, ना के न्यूट्रल में। तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई कितनी आई जी बच्चों, वो देखो 6 किलो ओम आई है, 6 के आ गया बटे में। अब देखो इनकी अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, -6 माइनस इंटू -15 ओवर 6 के, तो कितना आ जाता है चेक करते हैं। यहाँ पे I2 की वैल्यू लिखते हैं बच्चों, चेक करते हैं जी। ये बन जाएगा -6 जमा 15, 15 में 6 जमा 9 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बच्चों आ रही है 1.5 मिली एम्पेयर, और प्लस में आ रही है ना के माइनस में, ठीक है। तो I2 आ गई, लास्ट ब्रांच करंट रह गई I3। इसका क्या फार्मूला बनता है ज़रा देखिएगा।
I3 बच्चों देखो ध्यान से ज़रा, V2 में से निकल रही है यार। मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब हो गई हुई है इस वक्त, तो इतनी थकावट मुझे लग रही है, पता नहीं क्या होगा, एकदम से थकावट हो गई है। V2 में से ये करंट निकल रही है, ठीक है बच्चों। तो लिहाजा आ जाएगा V2 माइनस, कहाँ पे एंटर की जाके, न्यूट्रल में। तो V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में है यानी कि 6K, V2/6K। तो बच्चों यार माजरत, आज यार एक ही लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं एक अजीब सी एक कैफियत मेरे पे तारी हो गई हुई है। मुझे थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है इस वक्त, तो मैं रेस्ट करना चाहूँगा ताकि ये ना हो कि मैं जहाँ पे आज 2 से 3 क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ वहीं पे उसका उल्टा मुझे कल क्वेश्चन ही ना करने हों मुझसे। तो V2 की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है, -15/6K। तो इसको हल कर दें और बस यार आज के लिए इतना ही। मैं बच्चों एक बात आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, आप वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर जो प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं उनसे पूछ सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आई है कि मैं कह लें दिन में बैठ बैठ के पूरी पूरी बुक भी सॉल्व करता रहा हूँ, ऐसा भी कोई वक्त आया हुआ है। तो लेकिन कभी कभार हो जाता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है ज़रा। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।